नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम राजनीतिक ड्रामे की बात को लेकर आए हैं। जी हाँ, इसी संसद में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर चमकाने के लिए और मोदी विरोधी गुटों को एक साथ करके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए हिंदुस्तान की संसद का हजारों करोड़ लोगों का रुपया पैसा बर्बाद किया गया। इस देश में एक अस्थिरता का माहौल तब पैदा करने की कोशिश की गई जब सरकार आंकड़ों में स्थिर है। क्या इस घटना को, जिसे मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहा गया, आप कैसा देखते हैं? मैं हिंदुस्तान को पूछना चाहता हूं, पिछले 24 घंटे में इस देश के हर टीवी चैनल पर, अखबार में, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन टीवी चैनल पर आम लोगों ने आकर बोला नहीं है। इसलिए आज के बिंदास में मैं किसी पैनलिस्ट को, गेस्ट को नहीं बुला रहा हूं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। पहले मुद्दे को देखते हैं। जिसका अंदेशा था वही हुआ। विपक्ष संसद में पूरी तरह से हताश और समय बर्बाद करने वाला रहा। विपक्ष के पास कोई संख्या बल नहीं था। फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया क्योंकि कांग्रेस देश को ये दिखाना चाहती थी कि वो हर सरकार के खिलाफ ऐसा कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, यही दिखाना था सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ संसद का समय बर्बाद करना था, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। संसद में चर्चा हुई, बहस हुई, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर हमला करते रहे राजनीतिक दल। विपक्ष ने जहां सरकार पर हमला बोला, वहीं सरकार ने विपक्ष के दावों की पोल खोल दी। जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार पे चलते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आप कौन सी दुनिया में हैं? बोलते समय अनाप शनाप की बातें। ऐसे भी हमारे कुछ नेता हैं, कुछ सांसद हैं जो कभी हिंदू तालिबान की बात बोलते हैं, कभी हिंदू पाकिस्तान की बात बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, वो भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? भारत को क्या बनाना चाहते हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनकी दौरे हुकूमत में। ऐसे में अब ये देखना है कि क्या मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने मोदी को और मजबूत किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? क्या देश में अब सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है? ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी अविश्वास प्रस्ताव से और मजबूत हो गए हैं? क्या विपक्ष के पास मोदी को घेरने के लिए कोई नेता नहीं है? क्या मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है? क्या विपक्ष के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए संसाधनों की कमी है? क्या मोदी जैसे नेता का सामना करने के लिए विपक्ष की एकजुटता सिर्फ दिखावा है? आखिर देश के विपक्षी दल एकजुट होने का सिर्फ दिखावा क्यों कर रहे हैं? और ऐसे में आप भी अपनी राय रख सकते हैं बिंदास बोल में। बेखौफ, मोदी से क्या है आपकी उम्मीदें? क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से आप? तो इस मुद्दे पर बोलना है, और इसलिए भी बोलना है मित्रों, क्योंकि देश के राजनीतिक व्यवस्था का खिलौना बन के नहीं रह जाए। उसको ऐसा उपयोग न किया जाए कि किसी नेता को चमकाने, देश में कोई संदेश देने या किसी पीआर एजेंसी के एक्सरसाइज का प्लान संसद में इंप्लीमेंट किया जाए। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। नमस्कार सर। क्या कहना है आपको? जी, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी ने जो पाखंड किया है संसद के अंदर, वो हाँ। बड़ा ही शर्मनीय, बड़ा निंदनीय घटना है। हाँ। कि मोदी जी के संसद की भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, और वहाँ देखिए छिछोरे की तरह वो एक आंख मीचते हैं, आंख मारते हैं। वो समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते थे इस माध्यम से।
और ये बड़ी निंदनीय घटना है। मैं जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसके लिए वो ना कुछ कर पाए, केवल एक ड्रामेबाजी की अपनी पॉलिटिकल को चमकाने के लिए। और मुझे नहीं लगता 2019 में कुछ होने वाला है। सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के जरूर बनेंगे। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। जय हिंद सुदर्शन सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हम बोलना चाहते हैं, कल जो देखे इतना घिनौना व्यवहार था कि ये जो है ना साइको है, साइको गेस्टर पोस्टर राहुल गांधी साइको है। वो गेस्टर पोस्टर बोलने का नेता वैसे बोलता है, कैसे इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा? बाप रे, देश को तो बर्बाद कर देगा। क्या कहना है आपको, कल जो पूरा ड्रामा हुआ वो अनावश्यक था, क्या कहना है आपका? जी धन्यवाद। बॉम्बे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। हेलो। हाँ सुरेश जी बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो ये संसद में जो डिबेट हुई है, हेलो, हाँ ये जो डिबेट हुई है सर, इसमें है ना जो एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि मैं इतने टाइम से ये चीजें देख रहा हूँ, लेकिन एक चीज में है ना 1001% गारंटी से ये कह सकता हूँ सर कि ये जो डिबेट हुई है इसको पूरे भारत ने देखी है। और ये इतनी जबरदस्त डिबेट हुई है सर कि इससे ये लोग बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं और इनकी जो रियलिटी थी इनकी सामने आ चुकी है। इसलिए सर इनका 2019 में पतन निश्चित है सर, 101% निश्चित है। और इन लोगों की सबसे बड़ी चीज, हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। राहुल गांधी के पास न शब्दों का भंडार है, न अनुभव का कोई साथ में असेट है, इसलिए क्या क्या होता है देखिए। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेसेस से बात नहीं होती है। बाहर और बार दो अलग चीजें होती है। इतना भी हिंदी का अगर ज्ञान ना हो तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री की इच्छा जताना भी वाजिब नहीं है। और जिस व्यक्ति को इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुनकर दिया है वो आंख में आंख नहीं मिला सकता, यह भी कहने की हिम्मत नहीं कहूंगा मैं, मजाक की है। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए, जितना भी चलाएं वो क्षण देश ने देख लिया है, देश को समझ आ गई है बात। चौकीदार नहीं है, भागीदार है। राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के देने वालों ने बहुत गलतियां की, परिणाम राहुल को भुगतना पड़ा। कॉलर क्या परिणाम देते उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी बोलिए। सर नमस्ते सर, जय हिंद। जय हिंद सर ये जो बात करते हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी, ये जो मोदी सरकार का बारे में है, हाँ सर इनको कुछ इनको अपना हिंदुस्तान को बचाना और हिंदुस्तान को, ये इंसान को अच्छा करना, इनके पास कोई व्यक्ति आए बात करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है सर। और ये लोग जो बात करता है या जो बढ़ोतरा करता है या मुसलमान को लेके और ये अपना हिंदुस्तान में रह के, इनको कुछ बोलने वाला है नहीं सर। इधर ये अपना सदन में बात करते हैं और पीछे बाजू जाके आंख मारते हैं। इस बात का आपको कैसे लगे सर? बिल्कुल, ये तो मैं आपको पूछने के लिए आज का कार्यक्रम किया हुआ। अगले कॉलर को पूछते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं अरुण मिश्रा कानपुर से बोल रहा हूँ। चौहान जी जय श्री राम। बोलिए।
ये कल जो ड्रामा हुआ है सर, ये जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया है विपक्षी दलों के द्वारा। ये कोई इनका घर नहीं था। संसद सत्र का पूरी तरह चुनावी गणित डालते हुए भी अपने प्रचार का केंद्र बनाया गया। तो मेरी प्रार्थना है कि विश्वास मत हासिल की हुई बहुमत की सरकार के द्वारा इनका कल का वेतन काटा जाए और जो भी कल के सत्र का नुकसान हुआ है इन विपक्षी दलों के सभी सांसदों के ऊपर नुकसान की भरपाई का बोझ डाला जाए। और धन्यवाद। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी, बीजेपी और आरएसएस से क्या सीखने की बात की। सुनिए, फिर देखते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं आरएसएस वगैरह नाम नहीं लेने की जरूरत है। इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। करीब 50 साल के राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने क्या सिखाया? फिर अगर हिंदुस्तानी होना नहीं सिखाया, हिंदू होना नहीं सिखाया, तो फिर क्या सिखाया? सोनिया गांधी के सीख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? और कांग्रेस के अंदर जो तमाम अपने आप को हिंदू साधु संत कहने वाले आचार्य प्रमोद जैसे लोग हैं, जो राहुल गांधी के गुरु हैं, उन्होंने हिंदू धर्म क्यों नहीं सिखाया? या कहीं वो राहुल से खुद ही शायद सीख गए? सवाल है। राहुल ने संसद में कार्यवाही के दौरान जो बात कही, ये कांग्रेस के अंदर के हिंदू साधु संत और सोनिया गांधी पर सवाल उठाते हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी बोलिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। हेलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल जो बता रहे हैं मोदी जी कुछ खरीदा ऐसा वैसा, तो मतलब पब्लिक को नहीं बताया, हमको नहीं बताया। ये लोग 8-9 करोड़ बाहर के मुस्लिम बता दे, कौन से पब्लिक को बताया, कौन से मोदी जी को बताया था? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर भी जल्दी अपना नाम बताएं और तुरंत बात को कहें। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। इस राहुल गांधी को घर में बात करने का तमीज नहीं है, घर के बच्चों जैसी बात करता है। ये प्रधानमंत्री से जो है टक्कर लेने चला है। हमारे भारत को इस बात की मतलब जो है ना शर्म आ रही है कि ऐसे राहुल गांधी जैसा नेता खड़ा होता है बात करने को अपने संसद में। इसको शर्म नहीं आती है? इसकी माँ ने नहीं सिखाया कि हिंदू है कि ये मुसलमान है, क्या है? और प्रधानमंत्री की ये अपेक्षा ये करता है, ऐसा हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कभी जीवन में मिलेगा नहीं। चल, धन्यवाद। कॉलर ने जिस बचकानी हरकत की बात की, प्रधानमंत्री सहित तमाम लोगों ने जिस पर आपत्ति उठाई, वो भी देख लीजिए। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी।
राहुल गांधी खुद अपने आप को पप्पू कहलवा रहे हैं। लोग आपको कोई गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उसको आप खुद एंडोर्स करने की आवश्यकता है क्या, और वो भी इस प्रकार से? फिर आपको गंभीरता से कौन लेगा? गंभीरता से ना लेने का एक सबसे बड़ा कारण, वैसे राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि भूकंप आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, शायद ही कभी किसी ने राहुल गांधी के भाषण की इतनी प्रतीक्षा की होगी जितनी कल राहुल गांधी कितने बजे और क्या बोलेंगे इसकी प्रतीक्षा लोगों ने की, क्योंकि क्यूरियोसिटी जनरेट की थी। होगा कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी एक लोगों को कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ये लग रहा था। राहुल गांधी ने जिस आवेश में, जिस एक्टिंग में, जिस शैली में बात को रखा, ये और दिनों से अलग थी। लेकिन किराए पे, पूरा कया किराए पे जो पानी फिर गया, वो तब जब राहुल गांधी ने आंख मार के अपनी बचकाना हरकत साबित कर दी। देखिए। And thank you for giving me refer to me, and thank you for giving me refer to me, and thank you for giving me. No, this is not necessary. No. Nirmala ji. कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ सर। ये कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। ये कांग्रेस सरकार ने ये जो कर्नाटक में अपना जो कुमारस्वामी को लेके अपना सरकार बनाया सर। सर ये जो गुमराह करने का ये जो काम किया है, वो बोल रहे हैं हम इतना करेंगे, हम उतना करेंगे। जो भी कर रहे हैं मोदी सरकार, ये अपना हिंदुस्तान के लिए अच्छा कर रहा है, और ऊपर उसके ऊपर छिड़ने का काम अपना कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर अपन जो है, मैं जो ना कांग्रेस पार्टी का हूँ ना बीजेपी का हूँ, मैं एक नागरिक, गरीब नेता, अपना गरीब नागरिक हो सर। इस प्रकार का ये लोग शब्द दोपरता है और जाके बाद में गले मिलता है, गले मिलके पीछे जाके आंख मारता है, और वो जाते समय बोलता है मेरे को पप्पू कहे, और अपना खुद पप्पू कहता है। ना आगे का मालूम ना पीछे का मालूम, तो इतना ये हंगामा करने की इसकी क्या जरूरत है? इसको शर्म आना चाहिए सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। प्रेसिडेंट होकर के लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाते हैं और इस तरह की यहाँ पर नकल और इस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं, इनका राष्ट्र में चैन कहीं तरह। मतलब दुनिया, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हंस रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, इस तरह की मजाक करके ये कांग्रेस में ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। गंवार आदमी है तो बिल्कुल इस तरह से हाथ मारना और इस तरह की एक्टिविटी करना, कायदे से इन पर रोक लगनी चाहिए। इनके खिलाफ एक अपील होनी चाहिए, तो लोग पकड़ के इसको अंदर करो। लोगों का गुस्सा क्या है और वो गुस्सा कितने बड़े पैमाने पर उबाल के तौर पर निकल रहा है, आप कॉल और उन कॉलर की भावना से समझ सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ, मैं अजय सिंह मुंबई से, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए। अब मेरा कहना है कि कल जो डिबेट हुआ था और विश्वास प्रस्ताव में, मोदी और राहुल की कोई तुलना ही नहीं कर सकती है। जिस तरह से वो एक छक्के के समान राहुल ने आंख मारा और पूरे सदन को, ये भारत की गरिमा का बहुत तौहीन करने वाला है इसमें। और ये कांग्रेस जो अपनी सबसे निकम्मे विरासत को सामने ला रहा है, ये तो बाबू शाह जफर हो गया। सबसे निकम्मे सरकार हुए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। झारखंड से बोल रहा हूँ, विशाल कुमार पांडे। बोलिए विशाल जी। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ सर कि दूसरे के फेंके हुए पत्थरों से जो महल बनाता है वो नरेंद्र मोदी है। कल राहुल गांधी ने जितना पत्थर फेंका, उस पत्थरों से उन्होंने जो महल तैयार कर दिया देश के लिए, वो सबसे लिए हमारे देशवासियों के लिए गौरवान्वित किया है सर। सर मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगले बार फिर नरेंद्र मोदी आए, हमारे देश के निर्माण का सबसे बड़ा एक मजबूत स्तंभ तैयार करें सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। मैं जल्दी ज्यादा कॉलर को बात करने के लिए मौका दे रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश क्या सोच रहा है दिल्ली जाने। जय हिंद। जय हिंद सर।
हेलो, बोलते रहिए। सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ सर यूपी बहराइच। बोलते रहिए। सर यूपी बहराइच से बोल रहा हूँ मैं। चलिए धन्यवाद। कॉलर को हम कहेंगे कि कॉल कनेक्ट होते अपनी बात को रखिए, एक सेकंड भी किसी और का और चैनल का बर्बाद मत करिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सर बोल रहे थे हाँ कि राहुल गांधी वो अपने आप को पप्पू बोलते हैं, और जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं मुसलमान का पार्टी हूँ, अपने से आ जाते हैं कि हिंदू में है। ऐसा क्यों करते हैं वो? यही तो हम पूछ रहे हैं। वो एक पार्टी का है नहीं, वो एक बार बोलता है मैं मुसलमान का पार्टी हूँ, एक बार बोलता है मैं हिंदू का पार्टी हूँ। तो उस कांग्रेस में हिंदू लोग क्या कर रहे हैं उसमें? जब स्वाभिमान बेच दिया जाता है, जब आत्मसम्मान गिरवी रख दिया जाता है, और जब नेता के चरणों में नाक रगड़ने वालों की फौज होती है, तो वहां पर कुछ नहीं होता। फिर दल कोई हो, दिल वाले ही नहीं रहेंगे, तो वहां हिंदू होना, स्वाभिमान होना और हिंदुस्तानी होना यह कहा रह जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर, बोलिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। वो जो राहुल गांधी कल किया वहाँ पे, हाँ वो को खेलने को गया था, वो कल जो किया था उन्होंने, तो घर में खेलते हैं बच्चे लोग ना। हाँ, उन्होंने गले लगा के जो सम्मान कमाया था, वो आंख मार के तो ज्यादा से ज्यादा सम्मान खो दिया उन्होंने। बिल्कुल। और इसलिए किसी को कहते हैं ना कि खाल पहनाने से कुछ नहीं होता, अंदर से चाहिए। भले ही बड़ा आवेशपूर्ण, मैं कहता हूं कि अच्छा भाषण किया, भले ही वो गैर कानूनी था, असंवैधानिक था, उसमें तथ्य नहीं थे, लेकिन शैली जो नहीं होती थी राहुल गांधी के पास, लगता है कि विदेश जा जाकर जो ट्रेनिंग लेकर आए उसका परिणाम दिख रहा था, लेकिन अंदर से जो बचकाना था वो नहीं गया था। और इसलिए किए कराए पर कैसे पानी फेराता है, यह हरकतों से साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस का मौके को नहीं चुके, और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही, बल्कि विपक्ष की सबसे बड़ी गलती रही कि जिसमें मोदी सबसे स्ट्रांग है बोलने में, प्रस्तुतिकरण में, वही उनको घेरने की कांग्रेस ने कमजोर कोशिश की। बीजेपी के पास इतना बहुमत का आंकड़ा था कि उनको बोलने के ज्यादा मिनट मिलेंगे, स्वाभाविक था। एनडीए में यूपीए से ज्यादा घटक दल थे, उनके सांसदों की संख्या ज्यादा थी, वो भी ज्यादा देर बोलेंगे, यह भी तय था। और सबसे जरूरी, नरेंद्र मोदी को मिनटों में मर्यादा नहीं होगी, वो पूरी बात रखेंगे, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे ही खेल में, ऐसे ही पिच में कांग्रेस खुद फंस गई। देखिए मोदी जी ने क्या शुरुआत की। देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है, कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेर के रखा हुआ है, और उन सब का चेहरा निखर करके, सज धज करके बाहर आया है। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? न संख्या है, न सदन में बहुमत है, और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया? और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था, तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए। चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा? क्या भूकंप आ जाएगा? क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो, तो फिर लाए क्यों? और इसलिए
मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कठिनाई है। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। कभी तो लगता है कि ये सारे जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और मैं हैरान हूं, आज सुबह तो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर संपर्क नहीं हो पाया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, जिला भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, अगले प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी होंगे 2019 में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और उनकी बहुत अलग, जो वो पुरानी सरकार थी ना मनमोहन सिंह की, उनसे अच्छा कर रहे हैं सर। नहीं सर, अच्छा यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हम कहेंगे कि नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को कहिए। वैसे तो हमारे कॉलर राहुल गांधी से कई अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन टीवी पर बोलने का मौका है, पुख्ता तथ्य और आंकड़ों के साथ बोलिए। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ, गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। हाँ, ये कोई क्लासरूम नहीं है जो मॉनिटर बोलता है, इसी तरह राहुल गांधी ने बोल दिया, भाषण दे दिया। ये कोई क्लासरूम नहीं चलाना, या देश चलाने की बात आती है। कई इंटरनेशनल प्रॉब्लम होते हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भारत का नाम जो विदेश में, पूरे दुनिया में जो भारत का नाम मजबूत किया है, वो आज राहुल की कैपेसिटी के बाहर की बात है। ओके सर, वही कहना है बस। धन्यवाद। अच्छा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है? चलिए, शायद तकनीकी कारणों से बात नहीं हो पा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा मोदी जी ने। मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? और यह अहंकारी है जो कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं
और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। हमारी सोच उनसे अलग है। हमने तो सीखा है सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ा। खैर, मैं सार ग्रहण करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मिला नहीं। डंके की चोट पर अहंकार यह कहलाता है 2019 में पावर में आने नहीं देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा, इस बारे में कंफ्यूजन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा कि सपने पर और दर भी थोड़े मोहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। आके आपसे मिले, मैं बोलता हूँ इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है, कहीं बिखर न जाए, इसकी चिंता पड़ी। एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ कभी देखने का संबंध नहीं, मिलने का संबंध नहीं, ऐसी धरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर नमस्कार, हरिराम बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मैंने पूरा 1.5 घंटे का भाषण देखा था नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो बात बोली है, आजादी से 2008 तक जो इन्होंने गवर्नमेंट का बैंकों से लोन लिया गया, वो लोन 18 लाख करोड़ रुपए था। और उसके 2008 के बाद में 14 तक जो लोन दिया गया, वो लोन 52 लाख रुपए था। 52 लाख करोड़ रुपए था। तो ये चीजें आप अगर टीवी पे भी दिखाओ उनके भाषण को, तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला था कि 8 से और 14 साल के बीच में 52 लाख रुपए करोड़ रुपए लोन दे दिया इन्होंने। और किसी के अभी मुंह से जुबान भी नहीं निकले इनके जो बैठे थे ये। तो इससे अच्छा और क्या बोलेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। दर्शकों ने कितनी चीजें नोट की है। देखिए, यूपीए कार्यकाल में जिस प्रकार से खैरात के तौर पर लोन को बांटा गया, बैंकों में जिस प्रकार से आम जनता के पैसे जो बैंकों को द्वारा विकास में लग सकते थे, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालने वाले लोगों को दिए जाने चाहिए थे, खरबों में वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को केवल लोन रिन्यू करने, पिछला ब्याज चुकाने, इस चक्र में डालकर देते 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 और देते गए। कई लोगों के पास तो जमीन पर कुछ नहीं था, लेकिन लोन के आंकड़े देखेंगे तो हजारों करोड़ में थे। पेन बनाने वाली कंपनियों को भी हजारों करोड़
लोन दिया, अपनी ही 200 कंपनियों में आपस में पैसे घुमा घुमा कर जो हवा बनाया गया था, अगर मोदी आकर उसको स्ट्रिक्ट नहीं करते तो भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा गुब्बारा एक दिन इतना फट जाता कि कई लोगों की आत्महत्याएं होती, लोगों के बैंकों के अंदर के धन का स्वाहा हो जाता। और इसलिए मोदी जी आते ही जो उन्होंने सख्ती की, उसके कारण देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने एसेट को बेचकर लोन चुकाना पड़ा। कई इसमें बर्बाद हो गए, लेकिन देश बच गया। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। अरे सर, ये जो मैंने ये कांग्रेस वाले जो कल हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे, ये संसद सभा का सर। हाँ, ये हम राहुल किला से बोल रहे हैं, ओडिशा से है सर। बोलते रहिए। ये कांग्रेस वाला को थोड़ा सर मैसेज पहुंचाइए, ये सब मैंने इतना देश को बर्बाद कर रहा कि देश के लिए मैंने ये जो राहुल गांधी भी नौटंकी कर रहा है सर, तो थोड़ा मैंने उसको वो बोलिए सर, उसको मैंने थोड़ा आप लोग पहुंचा सकते हैं भाई, ये इतना करोड़ ये पब्लिक में कितना असर पड़ता है सर। ये बिल्कुल, आज हमने राहुल गांधी को कहा है कि आज का शो जरूर देखिए, क्योंकि आपको आम हिंदुस्तानी जो अचानक कॉल करके जिसका नंबर लगेगा लकी, ऐसा हर हिंदुस्तानी अपनी बात विदाउट एडिट कहेगा, मन से कहेगा, खुद के पैसे लगाकर कॉल करके कहेगा, शायद आपके हित में, राष्ट्र के हित में कुछ हो जाए। राहुल गांधी शायद सुन रहे होंगे, लेकिन हम आपका आज के शो का यूट्यूब का लिंक भी राहुल गांधी को और उनकी टीम को भेजेंगे कि देखिए हिंदुस्तानी क्या कहना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जिन्हें सेना पर विश्वास नहीं, अपने चोर गठबंधन पर विश्वास नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव ही लाएंगे और क्या लाएंगे। अब चोरों को तो चोर ही नजर आते हैं। कांग्रेस जो करप्शन की वर्ल्ड गुरु है, जिसमें चिदम्बरम जैसे गुरु घंटाल भरे पड़े हैं, अब वो उनको तो सब चोर नजर आएंगे। वो मोदी जी में भी करप्शन ढूंढते हैं। ये पप्पू तो कभी पास हो नहीं सकता, मोदी कभी फेल नहीं हो सकता। ये लोग कपड़े तो महात्मा गांधी के पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं जैसे महात्मा गांधी के पेट से निकल कर आए हैं, बाकी काम सब करप्शन के करते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पर हमला कैसे बोला मोदी जी ने, देखिए। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है। वो कहा है, धारा नैव पतंती, धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। यानी चातक पक्षी के मुंह में बारिश की बूंद सीधे नहीं गिरती, तो इसमें बादल का क्या दोष। अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है। ये अविश्वास से गिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनके पूरी कार्यशैली, उनकी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है स्वच्छ भारत, उसमें भी विश्वास नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस पर भी विश्वास नहीं। देश के मुख्य न्यायाधीश, उन पर भी विश्वास नहीं। रिजर्व बैंक, उन पर भी विश्वास नहीं। अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाएं, उन पर भी विश्वास नहीं। देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है, उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। और ये अविश्वास क्यों बढ़ गया? जब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेष अधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी। क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना बड़ा स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब कोर्ट कचहरी
में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े और आज लाइव पर भी मैं देख रहा हूं इतनी प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया के तमाम हैंडल के साथ साथ मेरे व्यक्तिगत मित्र भी मुझे एसएमएस करके कह रहे हैं कि सुरेश जी जो आज आप तोड़कर कल के पूरे दिन भर के कार्यक्रम का करीब 12 घंटे के भाषणों का हिस्सा हमारे सामने दिखा रहे हैं जो हम कल नहीं देख पाए थे पूरे विषय को, आज हमारी आंखें खुल रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैंने ये जो बात कराई है ना सर, हम तो बोल रहे हैं रावल किला ओडिशा से बोल रहा है, ये जो कल प्रोग्राम देखे उसमें जातिवाद का कितना फर्क पड़ता है सर। हाँ हाँ सर, हम रावल किला से बोल रहे हैं, धनजी भाई कोरडिया। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ, तो ये जो राहुल गांधी जो सब बोलता है ये कांग्रेस वाले सर, ये जातिवाद वो कितना फर्क पड़ता है सब में, बहुत फर्क पड़ता है। कांग्रेस वालों को थोड़ा बता दिए भाई मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा है सब देश के लिए, तो है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने डोकलाम, राफेल समेत अन्य आरोपों पर भी बात की। देखिए, जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। और बाद में कभी ना तो कभी हाँ, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले। क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूं, और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ बना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हाँ मुलाकात तो हुई थी। क्या देश के विषयों को कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं, और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे क्या? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे, बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चीखते रहो, चिल्लाते रहो। सत्य का गला घोंटने की कोशिश है। देश की जनता भली भांति जानती है और हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है और अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जय हिंद सर, ये मैंने जो कल हम प्रोग्राम देखे ये सब, ये कांग्रेस वाला को थोड़ा बोलिए सर, ये मोदी तो अच्छा काम ही कर रहा है देश के लिए, तो सर है सर, ये मैंने ये जातिवाद वो सब इतना बड़ा ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी ऐसा बोलता है, तो पब्लिक के ऊपर कितना हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहा है कांग्रेस तो अभी सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ जी सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं गुजरात जाफराबाद से हेमा पुरोहित बोल रही हूँ। हाँ हाँ,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल को अगर इतना सम्मान देने की उसको प्रक्रिया देनी है ना, तो उसे भारत के हिंदुस्तान की माता के गर्भ से जन्म लेना होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति वो नहीं अपना सकता है। बहुत बड़ी बात इस स्कॉलर ने कही है कि राहुल गांधी जी, इस देश की मां के कोख से जन्म लेना होगा, तब यहाँ की सभ्यता के बारे में आपको रग रग में वाकिफ होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को इस स्कॉलर भगिनी ने, माता ने कितने आध्यात्मिक भावार्थ के साथ बात को कहा है। कांग्रेस वाले कितना समझ पाएंगे और आज के मीडिया वाले भी कितना समझ पाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी का विश्लेषण करने के लिए अभी जो कॉल आपने सुना, यह कॉल सर्वश्रेष्ठ एक प्रतिक्रिया है राहुल के बारे में। हम आपको मोदी जी का एक वीडियो दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का अभियान चलाया, उस अभियान में मैंने जो बात कई बार कही, इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार इस बात को कहा है। क्या कहा है देखिए, पहले देख लीजिए फिर मैं बोलता हूं। का विभाजन किया आपने, भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, आज भी मुसीबतें झेल रहे। आपने आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया, आपने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, आज भी मुसीबतें झेल रहे। आपने आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया, आपने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, आज भी मुसीबतें झेल रहे। आपने देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी साहस, उनकी कमिटमेंट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा है कि हिंदुस्तान का विभाजन जिस प्रकार से हुआ वो इतना गलत था कि आज भी उसकी मुसीबतें हम झेल रहे हैं। यही बात तो मैं पिछले 8-9 महीनों से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का विभाजन गलत हुआ है और उसकी मुसीबतों को आज फिर हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान, बल्कि हिंदुस्तान का ही पाकिस्तान बनने की स्थिति में लाकर खड़ा किया है। मित्रों, मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के साथ साथ आपको भी आगाह करता हूं, इस देश के संसद में भी विदेशी पब्लिक रिलेशन कंपनियों के इशारे पर इस देश के नेता ड्रामा करने लगे हैं और मंचों पर और पॉलिटिकल मंचों पर तो होना ही है। और इसलिए आने वाले अगले कुछ महीने, क्योंकि 2019 इस देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही आबादी का अनुपात रहा तो 2029 के बाद हिंदू प्रधानमंत्री नसीब नहीं है। 19 में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो हिंदुस्तान के दिन बहुत खराब आ सकते हैं। और इसलिए आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन फिर भी विदेशी कंपनियों के, पीआर कंपनियों के झांसे में ना आए और सच्चाई के साथ निर्णय करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।